नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 की ऑल 124 पारियों में पूछे गए 50 यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड अनुच्छेद से संबंधित टोटल सवाल हैं, ये कवर करने वाले हैं एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। आपका एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है टोटल 6 फेजेज में 28 दिसंबर से 8 अप्रैल 2021 तक, और टोटल 124 पारियों में जितने भी अनुच्छेद से सवाल पूछे गए सारे सवाल आपको एक ही वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित मिलने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इससे पहले भी 2 वीडियो और आए थे जिसमें अपन ने कवर किया था बुक्स और ऑथर्स के थे, फुल फॉर्म के थे, जो एनटीपीसी के सवाल पूछे गए, तो उसके अलग से एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां से भी वो वीडियो आप चेक कर सकते हो। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक से ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। इस टाइप से अपन 50 सवाल कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके एसएससी हो गया, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी अदर्स स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो सारे एग्जाम्स की मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपए का और डिस्काउंट मिलने वाले हैं। सारे एग्जाम्स यानी एनटीपीसी के जो भी सीबीटी फर्स्ट मॉक टेस्ट है, सेकंड के जितने भी सीबीटी फर्स्ट के अच्छे स्कोर हो रहे हैं जिस भी कैंडिडेट की, सीबीटी सेकंड के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ग्रुप डी के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स यानी आप कह सकते हो सेंट्रल प्लस स्टेट लेवल सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 50 प्लस जो आर्टिकल से रिलेटेड सवाल पूछे गए, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। देखिएगा पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी जो भी राज्य के अंतर्गत नियोजित पद है, जो भी रिक्रूटमेंट आती है, वो किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होगी, सभी नागरिक उसके लिए एलिजिबल है। तो ये आर्टिकल 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है, अनुच्छेद 16 हो जाएगा। अब देखिए आर्टिकल 16 का पूछा गया तो आपको ये भी पता होना चाहिए अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो 14 से लेकर 18 तक है, समता या फिर समानता का अधिकार से रिलेटेड आर्टिकल है, जिसमें आपके 16 का पूछा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो समानता से रिलेटेड अनुच्छेद में आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 14 से पूछ ले या फिर विधि के समक्ष समानता पूछ ले तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 17 है अस्पष्टता का अंत है। इन दोनों आर्टिकल से एनटीपीसी में सवाल पूछा गया, आगे और भी कवर करूंगा। आर्टिकल 17 है अस्पष्टता का अंत है, जो छुआछूत है। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत, जो टाइटल दी जाती है उपाधि है उसका अंत आर्टिकल 18 में है। तो ये समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 से 24 है। ये सभी जो मूल अधिकार उसकी बात कर रहा हूं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 है। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधित अनुच्छेद है वो आर्टिकल 29 एंड 30 हो जाएंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, टोटल 6 जो मौलिक अधिकार है उसमें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए पहले 7 मौलिक अधिकार थे। जो संपत्ति का अधिकार था वो अब विधिक अधिकार है। उसमें कौन से संविधान संशोधन के तहत ये हटाया गया है, तो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था उसके तहत अब जो आपकी संपत्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। अब देखिए मैंने आपको बताया स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। बहुत बार एग्जाम में जो आर्टिकल 19 से अलग अलग पूछ लिया जाता है। स्वतंत्रता बहुत टाइप की होती है, बोलने की है, सभा की आजादी है, तो इन सभी के भाग भी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 19A में बोलने की आजादी है, अनुच्छेद 19B में सभा की आजादी है। जो आर्टिकल 19C है वो है संघ बनाने की आजादी है। आर्टिकल 19D में पूरे देश में कहीं पर भी आने जाने की आजादी है, वो डी में है। ई में है पूरे देश में बसने की या फिर रहने की आजादी है, वो ई में। आर्टिकल 19G में कोई भी व्यापार या जीविका की आजादी है। आर्टिकल 19F जो पहले संपत्ति का अधिकार इसमें था, बाद में ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये हटा दिया गया है। एफ को ये फेल कर दिया गया, हटा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश है वो जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 1, 2, 3 में यानी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है, वो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। एनटीपीसी में एक से अपने सवाल पूछा गया था, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या रहती है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। तो अध्यादेश की अधिकतम वैधता है वो 6 महीने 6 सप्ताह की रहती है। कितनी रहती है, 6 माह और
6 सप्ताह की। और संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जो प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, ये आपके आर्टिकल 123 में है। और इस अध्यादेश को अगले सत्र में दोनों सदनों में पास करना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? जब भी संसद में, जैसे राज्यसभा और आपके लोकसभा है, कोई भी सत्र में ना हो, उस केस पे कानून बनाना है तो अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति। वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक अगले सत्र में दोनों सदन पास करना अनिवार्य रहेगा, नहीं तो ये खारिज हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर पूछा गया है, संविधान की धारा 371A किस राज्य को विशेष अधिकार देती है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो नागालैंड है। ये सेम सवाल 2 बार रिपीट हुआ था एनटीपीसी में। संविधान की जो धारा आर्टिकल 371A है वो किस राज्य को विशेष अधिकार देती है? तो नागालैंड राज्य को विशेष अधिकार 371A के अंतर्गत है। अन्य बहुत से राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं विभिन्न आर्टिकल के तहत, वो भी कवर करते हैं अपन। देखिए अनुच्छेद 371 पूछ रही है, तो 371A था नागालैंड को विशेष अधिकार। सिर्फ 371 है, वो महाराष्ट्र और गुजरात है। इन दोनों राज्य के राज्यपाल को ये विशेष अधिकार है कि वे महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठावाड़ा और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ को अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं। ये है आर्टिकल 371। आर्टिकल 371A नागालैंड, आर्टिकल 371B असम को विशेष अधिकार, सी है मणिपुर को विशेष अधिकार, आर्टिकल 371D है आंध्र प्रदेश को विशेष अधिकार। इसी प्रकार अनुच्छेद 371E है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना से संबंधित है, आर्टिकल 371E है। अनुच्छेद 371F है सिक्किम को विशेष अधिकार। अनुच्छेद 371G है मिजोरम को, जी है मिजोरम को। 371H है अरुणाचल प्रदेश को विशेष अधिकार। 371I गोवा को, और जे है कर्नाटक को विशेष अधिकार। तो ये सभी विशेष अधिकार से संबंधित आर्टिकल के पार्ट है, जरूर देख लेना एक बार, फिर यहां से देख सकते हो या फिर पीडीएफ फाइल में भी रिवाइज कर देना। राज्यपाल पद का सर्जन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो राज्यपाल पद का सर्जन है वो आर्टिकल 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, वो कहता है आर्टिकल 153। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपको पूछ रहे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 155 के तहत। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, कार्यपालिका की शक्ति गवर्नर के पास होती है, वो आर्टिकल 154 कहता है। अब ये राज्यपाल की बात आई तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति का जो पद है वो किस आर्टिकल के तहत होता है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति निर्वाचन आर्टिकल 54 में, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में। और आपको पता होना चाहिए, आगे सवाल भी आएगा, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है, वो किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग, वो आर्टिकल 61 के तहत। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत संसद के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है? तो संविधान संशोधन है आर्टिकल 368 के तहत है। सभी कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए, बहुत बार रिपीट किया जाता है ये सवाल। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। आप सभी कैंडिडेट को कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो के एंड में अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। अभी भी आप वीडियो पॉज करके कमेंट कर दीजिएगा ताकि पता चल जाए कितने कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो के साथ बने हुए हैं। अब तक टोटल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। बाकी संविधान संशोधन जो एनटीपीसी में सवाल पूछे गए हैं उसका एक अलग से भी वीडियो डालूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप से सभी को पता होगा 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 25 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। अभी देखिए अनुच्छेद हैं नंबर सभी वर्तमान में, आर्टिकल तो 395 ही है लेकिन उसके भाग कर दिए गए, जैसे कि 51A कर दिया, लेकिन ऐसे नहीं कि 395 के बाद 396, इस प्रकार नहीं किए गए हैं। अनुच्छेद के अंतर्गत ही पार्ट A, B, C कर दिए गए हैं, तो अनुच्छेद तो 395 है, इस प्रकार भाग करके 470 के आसपास आर्टिकल वर्तमान में हो जाते हैं। अनुसूचियां शेड्यूल कितनी 12 है और वर्तमान में 25 भाग हैं। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 243 है वो पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 243 से 243O तक है, सारा कुछ पंचायत से संबंधित है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन जो अधिनियम 1992 का, उसके पारित होने की प्रतीक के रूप में जो कि लागू हुआ था यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को, तो ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो कि 2010 से शुरुआत हुई है इसकी। अगला सवाल, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, राष्ट्रपति का पूछा गया, आगे राज्यपाल का भी पूछा गया है, दोनों कवर करते हैं। राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वो आर्टिकल 72 के तहत है। अपराध के लिए दोषी करार किए जाने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा, प्राणदंड, स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकते हैं, आर्टिकल 72 के तहत है। और जो राज्यपाल को क्षमादान की
शक्ति प्राप्त है वो आर्टिकल 161 के तहत है, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत है। अनुच्छेद आगे सवाल भी आया है कि अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है, तो वो कहेंगे यहाँ पर राज्यपाल को 161 के तहत, राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 43 ख किससे संबंधित है? अनुच्छेद 43 ख भाग 4 में जो आता है वो संबंधित है दोस्तों राज्य सहकारी समितियों के गठन, प्रबंधन और संपादन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। राज्य है वो सहकारी समितियों के गठन में, प्रबंधन में और उनके संपादन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा, ये आर्टिकल 343 ख कहता है। बाकी आर्टिकल 343 क्या कहता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये भी एनटीपीसी में सवाल आया हुआ है। आर्टिकल 43 किससे संबंधित है? तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी है। ख है आपके सहकारी समितियों से संबंधित। राज्य में ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये सब ऑप्शन दिए गए थे, तो आर्टिकल 40 में राज्य में ग्राम पंचायतों का जो संगठन है अनुच्छेद 40 में हो जाएगा। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां हैं और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त ऑटोनोमस शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हो योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो, यह आर्टिकल 40 कहता है। देखिए पंचायत से संबंधित मैंने आपको अनुच्छेद बताए हैं 243 से लेकर 243 ओ तक। पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार दोनों और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार साथ ही साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा है वो आर्टिकल 48 ए में। काफी इंपोर्टेंट सवाल पूछे गए हैं। अनुच्छेद 48 ए में है पर्यावरण और वन्य जीव से संबंधित सुरक्षा और सुधार है, आर्टिकल 48 ए में हो जाएगा। आर्टिकल 48 ए कब जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके तहत आर्टिकल 48 ए जोड़ा गया है, जो कि राज्य है वो पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ये आर्टिकल 48 ए कहता है, जो अनुच्छेद का ये पूछा गया है। बाकी वन्य जीव और वन दोनों को संविधान का जो संशोधन हुआ है यही 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में रखा गया है। तो वन है, वन्य जीव है, वो किस सूची के विषय हैं? तो समवर्ती सूची के विषय हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे 7वीं अनुसूची में ऐड किया गया है। और आपको पूछ रहे, ये तो आर्टिकल 48 ए का पूछा गया था वन वन्य जीव का, सिर्फ अनुच्छेद 48 पूछ ले आपको तो कृषि और पशुपालन का संगठन हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताऊं, आपको बहुत बार पूछ लिया जाता है कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो संसद के द्वारा 23 मई 1986 को पारित हुआ है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण बहुत बार आता है 1974, पर्यावरण का 86, फिर वन्य जीव का 72 है, सभी बहुत बार रिपीट होते हैं इस बार। वायु वाला है 1981, जल वाला 1974। देखिएगा अगला सवाल, किन दो अनुच्छेदों ने न्यायिक पुनरीक्षा को सर्वाधिक स्पष्ट किया है? तो कौन से दो आर्टिकल है जो कि जुडिशियल रिव्यू को सर्वाधिक रूप से स्पष्ट किया है? तो ये आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है। जो रिट वाले आर्टिकल है वही हो जाएंगे। जो देखिए आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 है वो हाई कोर्ट को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति देता है। अब सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान के आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधित रिट जारी कर सकते हैं। तो ये रिट वाला आर्टिकल आपको पूछा गया है। बाकी न्यायिक समीक्षा से संबंधित और भी आर्टिकल जैसे कि आर्टिकल 372 एक है, इसमें भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। संविधान के लागू होने से पूर्व कोई भी कानून है उसकी न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 372 एक के अंतर्गत है। अनुच्छेद 13 कहता है कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, ऐसा कानून जो मौलिक अधिकार के आड़े आ रहा है उसका उल्लंघन कर रहा है तो वो मान्य नहीं होगा, ये आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 251 और अनुच्छेद 254 में कहा गया है कि संघ और राज्य कानूनों के बीच जब असंगतता हो जाती है तो उस मामले में राज्य कानून शून्य हो जाएंगे, संघ के कानून ही माने जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड आर्टिकल है जो कि न्यायिक पुनरावलोकन या पुनरीक्षा से संबंधित हैं। और दो आर्टिकल जो रिट वाले हैं वो 32 और 226 आपको पूछे गए हैं। अगला सवाल रिट है वो किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है, मैंने बता दिया। ये सवाल भी अलग से पूछा गया था। आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 है वो हाई कोर्ट है। रिट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रमादेश है, उत्प्रेषण है, निषेधाज्ञा है और अधिकार प्रशा है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हैबियस कॉर्पस से भी एनटीपीसी में सवाल आया था कि अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट
रिट लगाई जाती है तो वो हेबियस कॉर्पस लगाई जाती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 के तहत लगाते हैं। हेबियस कॉर्पस उस समय रिट लगाई जाती है जब किसी को हिरासत में ले लिया है, उसको बंदी बना दिया है, जेल में रखा हुआ है और 24 घंटे बीत चुके हैं, फिर भी उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है, तो उस केस में बंदी प्रत्यक्षीकरण लगाई जाती है। 24 घंटे के भीतर जब भी अपराधी को पकड़ा जाता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। अगला सवाल देखिएगा, राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? राज्य में विधान परिषद का पूछा गया है तो अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है, तो आर्टिकल 169 हो जाएगा विधान परिषद का। आर्टिकल 168 इससे एक कम कर दीजिए, 168 है वो राज्यों के विधान मंडलों का गठन करेगा, 168 विधान मंडलों का, 170 है वो विधानसभाओं का, 171 है वो विधान परिषदों की संरचना। ये विधान परिषद का गठन 169 के तहत और उसकी संरचना आर्टिकल 171 के तहत है। लोकसभा विधानसभा हो गया। अब लोकसभा की बात करें तो इसके गठन का प्रावधान आर्टिकल 81 के अंतर्गत है। संविधान के अनुच्छेद 81 बताता है लोकसभा के गठन के बारे में। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? काफी इंपोर्टेंट और रिपीटेड सवाल है। संघ की राजभाषा हिंदी वो कौन से आर्टिकल में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343 बताता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि है वो देवनागरी होगी। अब देखिए मैं राजभाषा से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊं जहां से सवाल आते हैं। देखिए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। कब किया था? हिंदी साथ ही साथ अंग्रेजी को भी एक आधिकारिक भाषा के तौर पर 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। इसलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अब एनटीपीसी में एक सवाल पूछा गया था, अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को कब खत्म किया गया था? यानी स्वतंत्रता के बाद कितने वर्ष बाद, संविधान लागू होने के कितने वर्ष बाद खत्म किया गया था? तो 15 वर्ष बाद खत्म किया गया। देख सकते हो 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को खत्म कर दिया गया था, जो कि राजभाषा कानून में पारित हुआ था ये 1963 में। तो दोनों ही इंपोर्टेंट लाइन है और 1949 को 14 सितंबर को ये पास किया गया था कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ साथ वो आधिकारिक भाषा स्वीकार किया जाएगा और इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है और जो नेशनल हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सबसे पहले हिंदी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपकी 10 से 12 जनवरी 1975 को। कहां पर? नागपुर में हुआ था। जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन की बात कर रहा हूं, विश्व हिंदी सम्मेलन की, वो 10 जनवरी को हुआ था। प्रथम हिंदी सम्मेलन है, इसी कारण 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब करंट की बात करें तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में आयोजित किया गया था। 2021 में ये फिजी में। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत वर्णित है? जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, उनको शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है वो आर्टिकल 30 के अंतर्गत है। और इससे संबंधित एक और सवाल भी पूछा गया एनटीपीसी में कि आर्टिकल 29 के बारे में था कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है वो आर्टिकल 29 में, और जो शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है अल्पसंख्यकों को वो आर्टिकल 30 के अंतर्गत है। नेक्स्ट में देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? मैं बता भी चुका हूं और इससे सवाल भी पूछा गया अलग से। आर्टिकल 61 के तहत है वो राष्ट्रपति अपने संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस केस में उन पर हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग है वो आर्टिकल 61 के तहत लगाई जाती है। अब देखिए महाभियोग है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध है, संसद के द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए भी किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है। 360 वाला जो आर्टिकल है वो बताता है वित्तीय आपातकाल के बारे में, तो ये आर्टिकल 360 करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। 3 आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अंतर्गत है और जो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में वो आर्टिकल 356 के तहत। अगला सवाल देखिएगा, राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसकी जांच हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। और जो आर्टिकल 263 का सवाल पूछा गया है, जब भी राज्यों के बीच में विवाद हो जाए तो उसकी जांच हेतु जो अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है वो है आर्टिकल 263 263 के तहत आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है वो राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो जाए उनकी जांच करने के लिए और उन पर सलाह देने के लिए। केंद्र राज्य संबंध की बात करूं तो विधायी संबंध है आर्टिकल 245 से 55, प्रशासनिक संबंध है अनुच्छेद 256 से 263, वित्तीय संबंध है आर्टिकल 268 से 293। ये केंद्र राज्य संबंध के जो अनुच्छेद हैं और इसमें आर्टिकल 256 के अनुसार है प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को संसद के द्वारा बनाए गए कानून का अनुपालन सुनिश्चित
करना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 256 भी इस सवाल के ऑप्शन में दिया गया था। अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया है? आर्टिकल 35A की बात करें तो ये 1954 में जोड़ा गया था। 14 मई 1954 को ये ऐड हुआ था आर्टिकल 35A। ये अनुच्छेद 370 के खंड 1 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 335A को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारतीय संविधान में ये जोड़ा गया था। और अभी आपको पता ही होगा अनुच्छेद 35A है वो जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने तथा उन नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करने का आर्टिकल था। अनुच्छेद 35A है जो कि 5 अगस्त 2019 को ये निरस्त कर दिया गया है। तो 5 अगस्त 2019 को ये डेट आपको पता होना चाहिए जब आर्टिकल 35A को खारिज कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने का अधिकार देता था। तो ये 1954 में ऐड किया गया, 2019 में निरस्त किया गया। अगला सवाल देखिएगा, धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो मनी बिल है, धन विधेयक है, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये एसएससी में भी रिपीट होता है, रेलवे में पूछा गया है। संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो मनी बिल है आर्टिकल 110 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 78 के तहत देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामले तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य किसका होता है? तो ये आर्टिकल 78 दे रखा था, उसका मेंशन भी किया हुआ था। तो आर्टिकल 78 क्या बताता है ये आपको पता होना चाहिए कि देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामले तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देना है। और ये कर्तव्य किसका होता है? तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो देश के जो भी प्रशासनिक और विधायी मामले हैं वो मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देंगे। तो ये आर्टिकल 78 बताता है प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बता भी चुका हूं, समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक। फिर स्वतंत्रता का है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध है 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है, 29, 30 है वो संस्कृति शिक्षा संबंधित है, संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल 32 में है और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत है संपत्ति के अधिकार को ये मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया अभी आर्टिकल 300A में। राज्यों के बीच यदि विवाद उत्पन्न हो जाए तो उनकी जांच करने हेतु उन पर सलाह देने तो राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? सेम सवाल है, 2 शिफ्टों में रिपीट हुआ है। तो आर्टिकल 263 हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है जब भी राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए। नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है? ये सेम सवाल 2 शिफ्टों में पूछा गया था। एक इस टाइप से था कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है जो यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में? ये आर्टिकल 112 से सवाल पूछे गए, 2 शिफ्टों में रिपीट हुआ था, जो कि यूनियन बजट का उल्लेख है वो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है, ये आर्टिकल बताता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है आर्टिकल 326 के अंतर्गत किया गया है। 326 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना आर्टिकल 326 बताता है। आर्टिकल 325 क्या बताता है कि कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इससे किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं हो सकता है कि वो इस धर्म से इसलिए वो निर्वाचक नामावली में नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये आर्टिकल 325 बताता है। 326 है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का हो जाएगा। एक सवाल एनटीपीसी में पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है जो कि आर्टिकल 326 में संशोधन करके ये नियम बनाया गया था, 61वां संविधान संशोधन। आपको यदि ये पूछ रहे कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई है? पहले मतदान की आयु थी 21 वर्ष, इसे घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत, जो कि संशोधन किया गया है आर्टिकल 326 में। इसलिए साथ ही मैंने मेंशन कर दिया, जो सवाल में पूछा गया था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326 के अंतर्गत है। इसमें संशोधन करके ये मताधिकार की आयु 21 से 18 की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेख किए थे? ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत बार रिपीट होता है, 5 से 6 एग्जाम में ये सवाल मैं देख चुका हूँ। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है वो आर्टिकल 108 के अंतर्गत उल्लेखित है। संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है और अध्यक्षता कौन करते हैं, यहाँ से भी अक्सर सवाल आ जाता है। तो संसद की संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक जो राज्यसभा लोकसभा की उसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, और उनकी अनुपस्थिति में जो डिप्टी स्पीकर है लोकसभा के वो अध्यक्षता
करते हैं। तो आर्टिकल 108 है जो संयुक्त बैठक से संबंधित है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 76 है वो भारत के महान्यायवादी से संबंधित हो जाएगा। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं, ये आर्टिकल 76 बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है, आर्टिकल 76 है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 है। तो सीएजी का आपको पूछ ले, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो आर्टिकल 148 के तहत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है दो आर्टिकल, 123, एक तो आर्टिकल 23 है, एक 24 है। आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 बताता है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार का अन्य बाल श्रम है वो प्रतिषेध है, मानव का व्यापार नहीं हो सकता है, ये जो दुर्व्यापार है आर्टिकल 23 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 24 क्या बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कोई भी कारखाना खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों का जो बाल श्रम अपराध है आर्टिकल 24 हो जाएगा। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो आर्टिकल 50 का हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव है। तो कार्यपालिका, राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होता है, आर्टिकल 50 के अंतर्गत है। राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण करना सुनिश्चित करना है, ये बताता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? तो ये सी हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ पंचायत। सी कंपोजिशन ऑफ पंचायत है, पंचायतों की संरचना से संबंधित है, आर्टिकल 243 सी है। मैं बता चुका हूं आर्टिकल 243 से मतलब ये ओ तक रहता है, तो हिंदी में इस प्रकार आप देख सकते हो। अनुच्छेद 243 जो पंचायत संबंधित परिभाषाएं हैं, और इसमें आपको सी का पूछा गया, तो डी का भी बता दूं कि जो प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति यानी SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है, प्रत्येक पंचायत में बात हो रही है, वो आर्टिकल 243 डी में ये आरक्षण का प्रावधान है SC ST के लिए पंचायत में। और पंचायतों की संरचना है आर्टिकल 243 सी में, पंचायतों की संरचना यानी आर्टिकल 243 ग की बात हो रही है। क में क्या है? ग्राम सभा। ख में क्या है? पंचायतों का गठन है, आर्टिकल 243 बी कहो, ख कहो, वो पंचायतों का गठन है। ग में है पंचायतों की संरचना। घ में है स्थानों का आरक्षण है, आर्टिकल जो डी कहा था मैंने SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण है पंचायत में, घ के बाद। और बाकी आपके च हो गया, छ हो गया, ये सभी आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। सभी आर्टिकल ये पंचायत से संबंधित अनुच्छेद हैं। पंचायतों के लिए निर्वाचन है, आर्टिकल 243 ट हो जाएगा। और अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 32 से पूछा गया है कि आर्टिकल 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको संविधान का हृदय किसने कहा और आत्मा किसने कहा? तो संविधान का हृदय और जो आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो संविधान का हृदय और आत्मा है। और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था प्रस्तावना को, प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव ने, और जो आर्टिकल 32 को संविधान के हृदय और आत्मा कहा था भीमराव जी अंबेडकर ने। देखिएगा अगला सवाल, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 21 से पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार ये सवाल रिपीट होता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 से, जो जीवन जीने की आजादी है वो आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट देखिएगा, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में? मैंने ऊपर बताया भी था कि इससे सवाल पूछा गया है, तो अनुच्छेद 43 का पूछा गया है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। इससे पहले जो सवाल था आर्टिकल 43 ख का था सिर्फ। अनुच्छेद 43 ख बताता है कि राज्य जो सहकारी समितियों के गठन प्रबंधन से संबंधित अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा, और जो ख है वो कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन है, तो ये निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में हो जाएगा। बाकी ये बता चुका हूं। अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों का संगठन है, ये जो इससे रिलेटेड है। 43 है तो आपको 40, 41, 42, 44 ये पता होना चाहिए। तो ग्राम पंचायतों का संगठन है, ये पूछा भी सवाल गया है। आर्टिकल 41 है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 41 है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के द्वारा प्रसूति सहायता प्रबंध उपबंध करना, ये आर्टिकल 42 के अंतर्गत आता है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल है। 44 आर्टिकल है, बहुत बार सवाल आता है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति। देखिए राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है, वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है।
तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है, जो नीति निर्देशक तत्व है, वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 का पूछा गया है। सभी को पता होगा मूल कर्तव्य तो आर्टिकल 51A में है, लेकिन 51 में क्या है? तो 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व रहते हैं वो 36 से लेकर 51 तक है, वो DPSP हो जाएंगे। अनुच्छेद 348 से 1 के तहत उच्च एवं उच्चतम न्यायालय कौन सी भाषा में कार्य करता है? तो आर्टिकल 348 से 1 बताता है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और प्रत्येक हाई कोर्ट में सभी कार्यवाहियां हैं वो अंग्रेजी भाषा में होगी। तो अंग्रेजी भाषा में ये कार्य करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये बताता है आर्टिकल 348 से 1 बताता है। सवाल नंबर 40वां देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा और जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेंगे? आर्टिकल 74 का ये सवाल पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर उस मंत्री परिषद के प्रधानमंत्री रहेंगे और उनकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेंगे? आर्टिकल 74 हो जाएगा। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है? आर्टिकल 170 बताता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 500 से अधिक यानी अधिकतम 500 सीट है और न्यूनतम विधानसभा में 60 सीट हो सकती है। तो 500 से अधिक नहीं हो सकती, 60 से कम विधानसभा में नहीं है। अनुच्छेद 170 का ये पूछा हुआ सवाल है, तो इसमें बताता है कि विधानसभा में अधिकतम सीट हो सकती है 500। देखिए 170 का पूछा तो 171 क्या कहता है कि विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या है वो उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधानसभा और विधान परिषद को रेट किया गया है, तो विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या रहती है वो राज्य की विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उसकी 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है वो 1/3 यानी 100 है। यदि विधानसभा के सदस्य हैं तो विधान परिषद के सदस्य हैं वो ऐसा नहीं है कि 35 से ज्यादा हो जाए, यानी 100 का तीसरा भाग जो 33 के आसपास रहता है उससे ज्यादा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है विधानसभा के 1/3 से ज्यादा। और बात करूं यहाँ पर 1/3 के साथ साथ ये भी कहता है कि किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम भी नहीं होगी। इसलिए विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है क्योंकि विधानसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पर नहीं बैठती है, तो 40 से कम है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी नहीं हो सकती। अगला सवाल देखिएगा, अनुच्छेद 81 लोकसभा, अनुच्छेद 81 क्या बताता है? देखिए ये जो आपकी पूछा गया था विधानसभा में अधिकतम सीट पूछा गया था 500, तो आपको लोकसभा में भी पता होना चाहिए अधिकतम सीट है वो कितनी निर्धारित और किस आर्टिकल के तहत है। तो आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या वो 552 निर्धारित है। अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। तो राज्यसभा में आर्टिकल 80 से, लोकसभा में आर्टिकल है 81 जो 552 है, राज्यसभा में 250 है। और संविधान का अनुच्छेद 331 क्या कहता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों के लिए संसद में नामित किया जा सकता है, जो कि अभी ये आरक्षण हटा दिया गया है। तो ये आर्टिकल 331 में है एंग्लो इंडियन का प्रावधान। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, ये सवाल इससे पहले पूछा गया था आर्टिकल 30 से कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो 30 में। और उनके हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है। अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार जोड़ा गया है? तो मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 51 मौलिक अधिकार नहीं होगा, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य होगा। आर्टिकल 51A में तो मौलिक कर्तव्य है ना, तो वो किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो संविधान के 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को ये संविधान में ऐड किया गया है आर्टिकल 51A में। आपको पूछ ले मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो रशिया के संविधान से और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ये जोड़े गए हैं। मैंने बताया कि आपको मैं संविधान संशोधन से संबंधित एक अलग वीडियो भी आएगा, तो जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 3 का पूछा गया है। जो नए राज्यों का निर्माण होगा, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा, सीमाओं में नाम में चेंजेज हो रहा राज्यों में, वो आर्टिकल 3 में है। नए राज्यों का प्रवेश है, कोई विदेशी राज्य शामिल हो गया है, उसकी स्थापना है, तो आर्टिकल 2 में हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो मैं बता चुका हूं आपको, अस्पष्टता का अंत है। 17 का 18 है उपाधियों का अंत है, जो भी सवाल पूछा गया उपाधियों से भी। अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुसूचित जातियों का वर्णन है अनुच्छेद 341 में। और अनुसूचित जनजाति है आर्टिकल 342 में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल ये भी। अनुसूचित जातियों का वर्णन 341 में, अनुसूचित जनजातियों का है आर्टिकल 345
1942 में। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, हु ड्राफ्टेड आर्टिकल 370 को किसने ड्राफ्ट किया था, प्रारूप किसने तैयार किया था? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने अनुच्छेद 371 को ड्राफ्ट किया था। धारा 377 के विरुद्ध में किन दो महिलाओं ने केस लड़ा था? धारा 377 के विरुद्ध में अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने केस लड़ा था। ये धारा 377 का पूछा गया है। तो आईपीसी की धारा 377 के तहत अंग्रेजी शासन के दौरान साल 1861 में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था और इसके तहत पहले जो इसी के तहत है जो धारा 377 बताती थी कि एक ही जेंडर के दो लोगों को संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी पहले, जो कि 6 सितंबर 2018 को ये हटा दी गई है जब अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने ये केस लड़ा था। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कि सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे अधिक आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? सभी को अभी पता हो ही गया होगा। सीआरपीसी की धारा है ये 144 के तहत 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते जब ये धारा लागू हो जाती है उस केस में। उपाधियों का अंत है ये आर्टिकल 18 में वर्णित है। तो इस टाइप से जो आपके एनटीपीसी के टोटल 124 शिफ्ट में ये अनुच्छेद आर्टिकल से संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए 50 प्लस सवाल तो पूछे गए, लेकिन इससे रिलेटेड फैक्ट भी अपन ने कवर किए, तो 100 प्लस सवाल यहाँ से आपके कवर हो चुके हैं। बाकी आपको मैंने बताया कमेंट करके क्या बताना है कि अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो भी अपना यही रहेगा जो एनटीपीसी में संविधान संशोधन से सवाल पूछे गए हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।